हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और अभी हम यहाँ पर हिंदी भाषा और उसका विकास यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। बाद में हम इनको एमसीक्यू में भी करेंगे, ठीक है। तो वन लाइनर में थोड़ा सा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप इनका टेस्ट दे सकते हैं। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी क्लास आपको ज़रूर देखनी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपके लिए यूजफुल भी रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गांव का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने दिया था? तो एक सेकंड। गांव का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने दिया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर स्लेगल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर स्लेगल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पारिवारिक वर्गीकरण में 6 बातों को आधार बनाया जाता है। तो ये 6 बातें कौन कौन सी हैं जिनको आधार बनाया गया है? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, ठीक है। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, ये 6 आधार होते हैं जो कि भाषा परिवार के वर्गीकरण में लिए जाते हैं, जिनके आधार पर भाषा का पारिवारिक तौर पर वर्गीकरण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वान हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा 13 मानी है, ठीक है। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वान हम्बोल्ट, इन दोनों की बात करते हैं तो इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषा परिवार शामिल हैं और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कौन कौन से तो हमें नहीं याद करने हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत कितने भाषा परिवार शामिल है। तो यहाँ पर हमारे 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात हो रही है, तो 3 चरण है इसमें। और 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आता है प्राचीन आर्य भाषाएं, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही थी। प्राचीन आर्य भाषाएं जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत आती है, इनका समय पूछा जाता है तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद आती हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अभट्ट का नाम आता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अभट्ट का नाम इसमें लिया जाता है। ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आती हैं। आधुनिक आर्य भाषाएं की बात करें तो इसमें 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है, अभी आधुनिक आर्य भाषाओं का समय है, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सारी भाषाएं ली जाती हैं। तो ये जरूर याद रखना है, इनके समय सीमा आपसे पूछी जाती है। डॉक्टर हरदेव बारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो डॉक्टर हरदेव बारी की यहाँ पर जब बात करते हैं तो इन्होंने वैदिक स्वरों की जो संख्या है वो 14 मानी है। प्राकृत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था क्या कहलाती है? तो प्राकृत की जो प्रथम अवस्था है उसे पाली कहते हैं, द्वितीय को प्राकृत और तृतीय को अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें 11 स्वर होते हैं, ठीक है। उसमें 11 स्वर होते हैं, लेकिन अपभ्रंश में 10 ही स्वर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। केवल 2 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसको अच्छे से याद रखना है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो यह भविष्यत काव्य, जो कि धनपाल जी का ग्रंथ है। ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश साहित्य का जो पहला संपादक है ये माना जाता है डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को, ठीक है। डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है, ध्यान रखना है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण किस विद्वान को माना जाता है? वैयाकरण का अर्थ होता है व्याकरण लिखने वाला। तो व्याकरण लिखने वाले विद्वान सबसे बड़े कौन है अपभ्रंश के? तो ये है हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र का ग्रंथ है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है, ठीक है। और ये वैयाकरण माने जाते हैं सबसे बड़े। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? तो साहित्यिक अपभ्रंश की बात करें तो उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है, ठीक है। पुरानी हिंदी कहा है, ये ध्यान रखना है। अभट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने माना है? तो ये माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने। अभट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, इन दोनों के बीच की कड़ी माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने।
परवर्ती अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया था? तो ये नाम दिया है पुरानी हिंदी। साहित्यिक अपभ्रंश को नाम दिया है पुरानी हिंदी किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन परवर्ती अपभ्रंश की बात हो रही है। परवर्ती अपभ्रंश का मतलब है अपभ्रंश के दो रूप माने जाते हैं, अपभ्रंश और अवट्ट। ठीक है, जो पहला रूप था वो अपभ्रंश है और जो उसका बाद वाला रूप था यानी कि जो बोलचाल में प्रयोग किया गया उसे अवट्ट कहा गया था। तो उसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है? तो यहाँ पर नाम आता है हार्ले का। सर्वप्रथम सबसे पहले 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है ये किया था हार्ले के द्वारा, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण कैसा होता है? हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनका उच्चारणगत वर्गीकरण है ओकार बहुला। ठीक है, इनमें ओ की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। हिंदी की प्रमुख बोलियों की बात करें, ठीक है, एक मिनट। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण ओकार बहुला, और इसमें कौन कौन सी अच्छा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। ठीक है, ये सारी की सारी जो बोलियां हैं उपभाषा हैं ये आकार बहुला हैं। ठीक है, ये आकार बहुला हैं, ये ध्यान रखना है। कौरवी और दक्षिणी की बात करें तो ईकार बहुला है। भोजपुरी की बात करें तो उदासीन आकार बहुला है। ठीक है, भोजपुरी कैसी है? तो ये आकार बहुला है और वो भी कैसी? उदासीन। यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है वो आंसर है और जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्वेश्चन है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कौरवी और दक्षिणी, कौरवी को आप जानते हैं खड़ी बोली भी कहा जाता है, इकार बहुला है। अवधी बघेली की अगर बात करें, अवधी और बघेली उदासीन आकार बहुला। अवधी बघेली में मिनट ये भी शायद उदासीन आकार बहुला में आती है। ठीक है, भोजपुरी इकार बहुला, अवधी और बघेली की बात करें तो ये हमारी आकार बहुला में आती है। ठीक है, एक सेकंड, ये हमारी किस में आती है? आकार बहुला में आती है। ठीक है, अवधी और बघेली आकार बहुला में शामिल है। इसका थोड़ा सा आंसर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भोजपुरी हमारी उदासीन आकार बहुला में आती है। हिंदी की बोलियों के नामकरणकर्ता की अगर हम बात करें तो कौरवी जो नाम है ये किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। ठीक है, कौरवी को जो नाम दिया है वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। और राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी किसने नाम दिया है? तो राजस्थानी को ग्रियर्सन ने नाम दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ध्यान नहीं रहा इस करने का। ठीक है, और डिंगल जो है ये बांकीदास ने नाम दिया है इसे। बांकीदास इनका पूरा नाम है, डिंगल को और बांकीदास। ब्रजबुली की बात करें तो ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है। ठीक है, ब्रजबुली जो नाम है ये ईश्वर चंद्र गुप्त को दिया है, गुप्त ने दिया है। और बिहार का नाम किसने दिया है? बिहारी भाषा को गिरियर्सन ने। राजस्थानी और बिहारी ये दोनों जो नामकरण है वो किसने किए हैं? गिरियर्सन ने किए हैं। डिंगल बांकीदास ने क्या है? राजस्थान के ही लेखक थे। ब्रजबुली जो नाम है ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है और ईश्वर चंद्र गुप्त बंगाल के रचनाकार थे और ये बंगाली भाषा को ही ब्रजबुली भी कहा जाता है। भोजपुरी जो नाम है रेमंड ने दिया है और मैथिली जो नाम है कॉल ब्रुंक ने दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कौशली और बैसवाड़ी किस बोली को कहा जाता है? तो अवधी बोली को कहा जाता है। कौशली और बैसवाड़ी ये बोली किसको? ये अवधी बोली को ही कहा जाता है, ध्यान रखना है। इनके उपनाम है ये। खड़ी बोली का नामकरण की अगर बात करें तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा है तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा और जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जरा ध्यान रखना इसका। ग्रियर्सन की अगर बात करें तो ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है और वर्नाकुलर हिंदुस्तान की भी संज्ञा इन्होंने दी है। प्राणनाथ की अगर बात करें तो इन्होंने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी है। सुनीत कुमार चटर्जी की बात यहाँ पर हो रही है तो इन्होंने खड़ी बोली का अर्थ सीधी माना है। ठीक है, सीधी भाषा से माना है। कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश बोली बताया है खड़ी बोली को। ठीक है, खड़ी बोली को कर्कश बोली कौन कहता है? तो कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं। गिल क्राइस्ट की बात करें तो इन्होंने गवारू भाषा कहा है। ठीक है, गिल क्राइस्ट ये वो हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य रहे थे।
1800 ईस्वी में जब स्थापना हुई थी, तो ये गवारू भाषा कहा है इन्होंने खड़ी बोली को। किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित मानते हैं, ठीक है। किस बोली को पांचाली भी कहा जाता है, तो कन्नौजी को कहा जाता है। पांचाली आप जानते हैं महाभारत में थी पांचाली, है ना। किस बोली को पांचाली कहा जाता है, तो कन्नौजी भाषा को कहा जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अब जरूर इनको पूरा देख लेना। हरियाणवी भाषा को किसने बांगरू कहा है, तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। हरियाणवी भाषा को बांगरू कहने वाला कौन है, तो ये ग्रियर्सन साहब है। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, तो कामता प्रसाद गुरु भी एक वैयाकरण है और इन्होंने वर्णों की जो संख्या है वो 44 मानी है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। 11 स्वरों की संख्या मानी है और 33 व्यंजन माने हैं, जो कि हम आज तक मोस्टली मानते आ रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में कितने वर्ण माने हैं, तो वासुदेव नंदन प्रसाद की अगर बात करें तो इन्होंने 52 वर्ण माने हैं 11 स्वरों सहित, ठीक है। 52 वर्ण माने हैं, 11 स्वर हैं उसमें। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम वैयाकरण कब और किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये 1715 ईस्वी में जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जेसुआ कैटलर के द्वारा ये लिखा गया था, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण। खड़ी अंग्रेजी ढंग में लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो यह हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखा था। ये अंग्रेजी ढंग में लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण माना जाता है, हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ये कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। व्याकरण की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी का पाणिनि की अगर बात करें, हिंदी का पाणिनि अलग है और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी को भी कहा जाता है। हालांकि व्याकरण का पाणिनि तो इन्हें ही कहते हैं, और कामता प्रसाद गुरु को पहले इसको सही मान लिया जाता था जब ये पहले क्वेश्चन आता था, लेकिन अब नई नई खोजें हो रही हैं, उनके अनुसार किशोरी दास वाजपेयी को माना जा रहा है और इनको केवल हिंदी का पाणिनि कहा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस रखना, हिंदी का पाणिनि ये कामता प्रसाद गुरु को कहा जा रहा है, ठीक है। विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। यानी कि जो विकारी शब्द होते हैं उनमें विकार किस किस के कारण पैदा होता है, तो लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य तथा भाव के कारण होता है। राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी की अगर बात करें तो राजभाषा हिंदी मतलब राजभाषा हिंदी को अभी हमें एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। राष्ट्रपति का आदेश आया था सबसे पहले, जो कि 1955 ईस्वी में आदेश जारी किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश नाम से ये 1955 में आदेश जारी किया गया था। इसके लिए राजभाषा आयोग 1955 में बाला साहब, जिनको बीजी खैर के नाम से जानते हैं, बाला साहेब गंगाधर खैर की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई थी। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में स्थापना की गई थी। संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना कब होती है, तो 1959 में होती है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1963 में पारित किया गया था, और फिर बाद में इसमें 1967 में इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया था, ठीक है। राजभाषा अधिनियम। संकल्प की बात करें तो संकल्प ये 1968 में, ये भी राजभाषा से ही संबंधित है। सारे के सारे जो संकल्प हैं या अधिनियम है, संकल्प 1968 में आया था। और राजभाषा नियम 1976, इसके अंतर्गत 12 नियम निर्धारित करे गए थे, ठीक है। इसके अंतर्गत राजभाषा नियम जो 1976 आया था, इसके अंतर्गत 12 नियम निर्धारित किए गए थे। ध्यान रखना है। भारत सरकार के कितने मंत्रालय हैं जो राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, भारत सरकार के कितने मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों को करते हैं, तो ये गृह मंत्रालय है, और इसके अलावा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग है, और विधि मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग और विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये सारे के सारे राजभाषा संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत हुई थी, तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण के लिए जो संस्थान की स्थापना हुई थी वो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने की थी। गृह मंत्रालय में तो आप जानते हैं अंदर ही बहुत सारे विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1864 में मुंबई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने किस नाम से मराठी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी।
तो ये राष्ट्रीय भाषा नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। 1864 में मुंबई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक थे श्री पेठे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी, मराठी पुस्तक लिखी थी राष्ट्रीय भाषा नाम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक भाषा की आवश्यकता है, मतलब पूरे देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, एक भाषा पर इन्होंने बल दिया था। 1936 ईस्वी में किसने काठियावाड़ राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम इसमें लिया जाता है। ठीक है, 1936 ईस्वी में काठियावाड़ राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति नामक जो संस्था स्थापित हुई थी ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़े से हम राजभाषा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, है ना, उम्मीद है, बल्कि मुझे विश्वास है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें राजभाषा, देवनागरी, इन्हीं पर बात होती है। और टीजीटी पीजीटी कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए इसी तरह के अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लेना। ठीक है, और शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, लाइक भी कर दीजिएगा। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनने होकर प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी अच्छी क्लास बनाने के लिए। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनने योग्य है, ये किसने कहा है? तो केशव चंद्र सेन का कहना है। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने कहा है कि हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य है। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य जान पड़ती है। तो ये कौन कह रहा है? सर टी विजय राघवाचार्य जी कहते हैं हिंदुस्तान की जितनी भी जीवित और प्रचलित भाषाएं हैं उनमें केवल हिंदी ही ऐसी है जो सबसे अधिक योग्य है राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए, ये सर टी विजय राघवाचार्य ने कहा है। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ये एनी बेसेंट का कथन है। हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है, यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। तो ये न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र का कहना था। देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो हिंदी बोलने में कितना शर्माते हैं, है ना, आप समझ सकते हैं। उनको ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता क्या है, ऐसा मतलब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लोग हिंदी बोलने में अपने आप को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि वो हमारी राष्ट्रीय भाषा भी और हमारी राजभाषा है। हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। उस दिन फक्र महसूस होगा, उस दिन बड़ा ही गौरव का दिन होगा जिस दिन वार्तालाप कर सके केवल और केवल हिंदी में, ऐसा शारदा चरण मित्र जी कहते हैं, जो कि जज थे। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके, ये बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह पर जिसको समझा जा सके। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, ये हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था। ठीक है, हिंदी को ऊंची से ऊंची, या चाहे आप कोई भी हायर एजुकेशन आप ले रहे हो तो उसके लिए हिंदी ही माध्यम होना चाहिए। हिंदी में धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को प्रोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है। ठीक है, हिंदी वह धागा है, हिंदी ये मैं नहीं है, हिंदी में धागा है, हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को प्रोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगी, जाकिर हुसैन जी का कहना है। हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अहित का मतलब किसी का भी बुरा नहीं चाहती, किसी का भी नुकसान नहीं करती है, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। तो ये ज्ञानी जैल सिंह का कहना है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का कथन है ये कथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है, ये भी ज्ञानी जैल सिंह ने कहा है। हिंदी का जो स्वभाव है, हिंदी को एक वियोगात्मक भाषा बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो कहीं से भी कोई भी शब्द आकर इसमें समा सकता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब कितने ही हम सोचते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी के बीच बीच में हम उर्दू के, संस्कृत के, है ना, अलग अलग भाषाओं के जो शब्द बीच में बोलते हैं और हम जानते भी नहीं हैं। तो ये भी ज्ञानी जैल सिंह का कहना था। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है, ये डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा कहते हैं, ठीक है। हिंदी की डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का एक कथन है। आगे हमारा टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या रही है, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और इस दिन आप जानते हैं हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। भाग 17 में जो हमारा संविधान है उसके भाग 17 में 4 अध्याय हैं जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। यह मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 हमारी जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद में है, तो 343 से 351 में इसको वर्णित किया गया है। 4 अध्यायों में इसको रखा गया है। और ये जो विख्यात है वो किसके नाम से है, तो मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। 8 भाषाओं को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अभी आप जानते हैं जो आज का समय है उसमें 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान में रखी गई हैं, ठीक है। पहले केवल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो केवल 14 भारतीय भाषाएं उसमें शामिल थी, ठीक है। और अभी उसमें 8 भाषाओं को बाद में जोड़ दिया गया है, अलग अलग समय पर उनको जोड़ा गया है। थोड़ा देख लेते हैं उनके बारे में। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, तब सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद में संविधान के 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद 92 मतलब 92 में जो संविधान संशोधन हुआ था 92 वाला 2003 में हुआ था, तब भी इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ठीक है। अब कितनी भाषाएं हो गई हमारी, 8 भाषाएं हो गई, क्योंकि सिंधी को एक बार में जोड़ा गया था और फिर 3 और फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये जरूर। थोड़ा सा लिपि के बारे में देखते हैं अभी हम, है ना। हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थी, ठीक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि ये प्राचीन समय की लिपियां थी। कनिंघम के अनुसार क्या है, आर्यों ने किसी प्राचीन चित्र लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है। ऐसा कनिंघम जी का मानना है कि आर्यों ने, जो आर्य लोग थे, उन्होंने किसी प्राचीन चित्र लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है। खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किस लिपि से हुई है, और यह लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। जो खरोष्टी लिपि है, पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। भाषा पूछी जाती है तो उसमें उर्दू का नाम आता है, और लिपि पूछी जाती है तो उसमें खरोष्टी का नाम आता है, ठीक है। ऐसी भाषा उर्दू है जो उसे हम उधर से उधर लिखते हैं, ठीक है, और खरोष्टी लिपि को भी इधर से इधर ही लिखते हैं। और जबकि हमारी जो हिंदी वगैरह भाषा उनको हम इधर से इधर लिखते हैं, है ना। कभी भी हम देखेंगे तो इधर लिखेंगे, है ना, इधर से लिखेंगे, और जबकि जो इधर से लिखते हैं उर्दू और खरोष्टी लिपि को, ये अरमाइक लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किस लिपि से हुई है, तो अरमाइक लिपि से हुई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है, ठीक है। जो सिद्ध मात्रिक लिपि है उसको डॉक्टर बूलर ने क्या नाम दिया है, तो न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है, ठीक है। 1 लाइनर है, थोड़ा देख लेना। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जो ये लिपियाँ हैं और लिपि का विकास आपसे पूछा जाता है तो इनको जरूर अच्छे से याद रख लेना। सिद्ध मात्रिक लिपि को न्यून कोणीय लिपि नाम दिया गया है, और यही लिपि कालांतर में यानी कि बाद में इसे कुटिल लिपि के नाम से जाना गया था। देवनागरी लिपि को मानकीकरण का पहला प्रयास, देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण है उसका पहला प्रयास किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। उन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए फॉन्ट तैयार किया था जिसे तिलक फॉन्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। उस समय पर जो बाल गंगाधर तिलक है यानी केसरी जी है, इन्होंने क्या किया था, फॉन्ट तैयार किया था। जैसे कि अब कंप्यूटर में हम फॉन्ट तैयार करते हैं ना किसी भी भाषा के लिए, तो उन्हें तिलक फॉन्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 में, यानी कि वो व्यक्तिगत प्रयास था जो कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यहाँ पर संस्थागत की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो स्थापना है वो 1910 ईस्वी में हुई थी, और 1935 में सबसे पहला प्रयास इसकी तरफ से हुआ था।
इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। इसके संयोजक थे काका कालेलकर, इसलिए इसे काका कालेलकर समिति के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1947 ईस्वी में, और किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा किया गया था, देवनागरी लिपि के संबंध में। तो ये सबसे अच्छा, यहाँ पर हमारा देवनागरी तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो उनको मैं थोड़ा सा भाषा विज्ञान के कुछ MCQ टाइप में करा दूँगी, है ना। तो वो जल्दी ही आपको क्लास मिल जाएगी। इसको आप ज़रूर पूरी भी देख लेना। पूरी तो आपने अगर सुनेंगे अभी तो देख ली होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।